हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर 2 को देखेंगे। वन एवं वन्यजीव संसाधन, क्या रिसोर्सेस है वन्यजीव का, उनके बारे में देखेंगे। ये मेंस की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। आप लोग अच्छे से बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारियों धारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा और अपने अस्तित्व के लिए उसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल, जिसे हम पीते हैं, और मृदा, सॉइल, जो अनाज पैदा करती है, खाद्यान्न पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निभाते हैं, क्योंकि प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुठी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात को देखेंगे। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके जीवन में क्या महत्व है। यह विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं कर सकते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारा संवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि संरक्षण में पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीव साध्य संसाधन, जलवायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जेनेटिक जो पाया जाता है विविधता की संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहते हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन, मत्स्य पालन बनाए रखने पर निर्भर होते हैं। तो देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं ये सांत घाटी कहाँ है। तो सांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली कहते हैं, केरल में है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाते हैं। बांस एक घास है जिससे पेपर वगैरह कागज का तैयार होता है। देखते हैं छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिला, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। आप लोग देख सकते हैं इसको रोक के। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षणों में राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की गई। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। हमारे भारत में रक्षित जातियों की सूची में प्रकाशित की गई इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटाग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध, वन्यजीव आवासों का कानून, संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार और कई राज्यों सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल रिजर्व, वन्यजीव पशु विहार, सैंक्चुअरी स्थापित किए गए हैं, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सैंक्चुअरी क्या होते हैं? समुदाय होते हैं, बहुत बार पूछा गया। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों की रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा कहाँ है? असम में। ठीक है, काश्मीरी हिरन, अथवा हंगूल 3 प्रकार की मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त
कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडवान जिसको बस्टर्ड और हेम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। बाघ परियोजना वन्यजीव संरचना स्ट्रक्चर संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति 1973 ईस्वी में जो है ना बाघ टाइगर रिजर्व के पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या के 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनकी व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटाग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु देख सकते हैं यह एक सींग वाला काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, एक सींग वाला गैंडा और हिरन को। इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को बचाना और उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। असम में मानस बाघ रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। आज का संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि उनके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण पर नियोजन में कीटों को महत्व मिल रहा है। वन जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 ईस्वी में पौधों को 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी। वन और जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंध, नियंत्रण एवं विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा वन विभागों के जरिए सरकार प्रबंधन में है। तो देखते हैं आरक्षित रिजर्व वन क्या है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, जहां जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात, आरक्षित रिजर्व वनों की सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन कंजर्व वन क्या है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अब अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन है जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात रेशियो आरक्षित रिजर्व वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है, स्थानीय समुदायों के प्रबंध में है। ठीक है, समुदाय और वन संरक्षण कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना, अभी टोटल अभी भारत में बाघों की संख्या की बात करें तो 3682 बाघ है। पूरे विश्व का जो है ना 75% टाइगर भारत में ही है, समझे ना, पूरे विश्व का। बाघ दिवस पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। बाघ का साइंटिस्ट नाम की बात करें तो पैंथेरा ट्रिग्रिस है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था पूछता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था 1973 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट
प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? तो ये आया था 1992 ईस्वी में। पूछा जाता है एलिफेंट का, हाथी का साइंटिस्ट नाम एलिफस मैक्सिमस होता है, एलिफस मैक्सिमस होता है। उसके बाद फिर है गेंडा परियोजना कब आया? पूछा जाता है गेंडा परियोजना कब आया? तो 2005 में भारत में आया। टाइगर रिजर्व अभी टोटल कितना है? तो 54 है टाइगर रिजर्व भारत में, और जिसमें से 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली जो यूपी में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 53वां रानीपुर यूपी में है टाइगर रिजर्व, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाता है सबसे ज़्यादा टाइगर जो कहाँ पाया जाता है? तो एमपी में कितना? तो 785 टाइगर है, ठीक है। बिहार की बात करें तो बिहार में अभी कितना टाइगर है? तो बिहार में 54 यानी 54 है टोटल, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद समुदाय वन संरक्षण नीतियों, हमारे देश में कोई नई बात नहीं, हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश के कुल मानव जातियों का आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्र में स्थानीय समुदाय सरकारी कार्यों के साथ मिलकर अपने आवास स्थानों के संरक्षण में जुटे हैं। इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाग जो राजस्थान में काफ़ी बार पूछा गया, इसके गाँव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ में खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्यजीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार के हस्तक्षेप पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोडेव दाकव सेंचुरी क्या होता है? समुदाय घोषित कर दिया। अपने ही नियम कानून जो शिकार वर्जित करते हैं, बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। पवित्र पैरों के झुरमुट और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना। इन्हीं विश्वासों के विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचा कर रखा, जिन्हें पवित्र पैरों की झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग घुसते तथा न ही किसी और छेड़छाड़ करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पैरों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर यानी बिहार झारखंड, मुंडा और संथाल जनजातीय महुआ और कदम के पैरों, ये पूछा गया यूपीपीसीएस में, पूछा गया कि महुआ और कदम के पैरों की पूजा करते हैं कौन? संथाल जनजाति वगैरह। उड़ीसा और बिहार की जनजाति की बात करें, शादी के दौरान इमली और आम के पैर की पूजा करती है। इसमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष की पवित्र मानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं। प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति की उसकी कृतियों की संरक्षित करने आमतौर पर झरनों, पहाड़ियों, चींटियों, पैरों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अपने मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय विभिन्न हिस्सा और उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने की कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके समुदाय वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों के बीच बचाव आंदोलन ने नवदानय में दिखा दिया गया है रासायनिक उर्वरकों की प्रयोग के बिना किसी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादकों में हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाकलापों में सीख मिलती है। स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को
फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी अभी देर है, अतः वे विकास क्रियाएं मान होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है राष्ट्रीय वन नीति कब आया, तो 1952 ईस्वी में बहुत बार पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया कब, तो 1986 में ये पूछा जाता है, आप लोग नोट करके रखिएगा। फिर पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। कौन, तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको NGT कहते हैं, ये कब आया, तो 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कुछ हम लोग देखते हैं। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, यही सब की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। किसने कहा था, गौतम बुद्ध ने 487 ईस्वी पूर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस की दृष्टिकोण से ये निबंध है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कुछ देखते हैं के प्रश्न को, में से कौन संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी नहीं करता है। आइए देखते हैं आरक्षित वन। तो आरक्षित वन होगा वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन होगा। रक्षित वन की बात करें तो रक्षित वन होगा वन भूमि जो और अधिक शरण में बचाई जाती है। अवर्गीकृत वन सरकार, व्यक्तियों के, निजी और समुदायों के अधीन वन, अन्य वन और बंजर भूमि। इस तरह से ये आज का जो टॉपिक था हम लोगों ने कवर किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और कृपया सपोर्ट करें। थैंक्स, जय हिंद।